अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा जी, तो हमने अभी तक सिलेक्शन के लिए दोनों टूल्स जो यूज़ होते हैं उनको पढ़ लिया। फिर हमने पेन टूल और कर्वेचर टूल को देखा और फिर हमने टाइप टूल को देखा। अब आगे चलते हैं और आज मैं आपको जो दो टूल पढ़ाऊंगा उससे आप शेप्स वगैरह जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं। इसे लाइन टूल कहते हैं, लाइन सेगमेंट टूल। इससे आप जो है वो लाइंस लगा सकते हैं। या तो आप ला के क्लिक करें और लाइन की लेंथ यहाँ पे डिफाइन कर दें। फॉर एग्जांपल मैं 50 ले लेता हूँ और उसका एंगल डिफाइन करें और ओके कर दें, तो यहाँ पे लाइन लग जाएगी। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि क्लिक करें और ड्रैग करें और लाइन लगा लें। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लाइन टेढ़ी लगी है। अगर आप क्लिक करेंगे, ड्रैग करेंगे, ये देखिए टेढ़ी लाइन है, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। सही है। तो ये लाइन टूल है। अगर आप इससे कोई लाइंस वगैरह लगाना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, अगर मैं क्या करूँगा, क्लिक ड्रैग यहाँ तक और फिर मैं यहाँ से दोबारा क्लिक करूँगा और लेकिन ये देखिए अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर क्लिक नहीं कर सकता, मैं क्लिक करूँगा तो ये इसको ग्रैब कर लेगा। सही। और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे नीचे इस तरफ कंटिन्यूअस लाइन लगाएं तो आपको पहले इसे अनसेलेक्ट करना होगा। सही। अनसेलेक्ट के लिए आपको पहले सिलेक्शन टूल पे जाना होगा, फिर कहीं इस वाइट एरिया में या कहीं भी लाइन के अलावा क्लिक करेंगे तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। और फिर आप लाइन टूल को ला के अब दोबारा से यहाँ से इस तरह लाइन लगा सकते हैं और फिर आप यहाँ से इस तरह लाइन लगा सकते हैं। ये देखें अब ये इसमें, तो आप जैसे ही कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप कहीं भी क्लिक कर दें तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा और आप फिर यहीं से दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको हर बार वो बंद करके और यानी हर बार आप सिलेक्शन टूल को लेकर आएँ और फिर आप आकर यहाँ पर जो है वो कहीं और क्लिक करें और फिर जाएँ लाइन टूल को लेकर आएँ। तो उससे बेहतर है कि जब ये देखेंगे लाइन टूल है, जब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये जो है डायरेक्ट सिलेक्शन में सॉरी सिलेक्शन टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कहीं भी क्लिक करें तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको पकड़ के इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें तो यहाँ पर एक छोटा सा एरो बना हुआ है। तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ राइट क्लिक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ और टूल्स भी निकल आएंगे। तो लाइन सेगमेंट टूल के नीचे आर्क टूल है। ये आर्क टूल का क्या काम है, ये आर्क बनाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे क्लिक और ड्रैग, देख रहे हैं आप ये एक आर्क बन रही है। इसी तरह अगर आप क्लिक करेंगे तो ये उसी तरह से आपसे पूछेगा कि एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ आपको चाहिए। मैं कहता हूँ 80 चाहिए। वो कहता है जी वाई एक्सिस पर कितनी चाहिए, फिर से मैं कहता हूँ जी 80 दे दें मुझे। और फिर वो कुछ ऑप्शन है, स्लोप कितना चाहिए, और चलें आप ओके खाली कर दें इन दो ऑप्शंस को। तो इस तरह से ये देखें ये एक आर्क बना देगा। अच्छा जी, जब ये आर्क बन गया उसके बाद अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे और फिर लाके इस पे क्लिक करेंगे तो ये दो कर्व हैंडल्स इसके निकल आएंगे। अब आप इन कर्व हैंडल्स को जिस तरह से चाहें आप आर्क को उस तरह से मूव करके सेट कर सकते हैं। अब मैं साइड पे क्लिक करूंगा तो ये इस तरह से बन गया। ठीक है। तो आप इसको जिस तरह से भी एडजस्ट करना चाहें, जहां पर आपको सही लग रहा आप इसको वहां पर ले जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो क्या करेंगे, पहले हम यहाँ आर्क लाइन टूल होगा, इसमें राइट क्लिक करेंगे तो सेकंड वाला आर्क टूल है, इसको क्लिक सर एक दफा दोबारा ड्रैग। बता दो। जी जी, मैं दोबारा बता रहा हूँ। इनिशियली यहाँ पर लाइन सेगमेंट टूल होगा। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो इसके ऑप्शंस खुल जाएंगे। इसमें सेकंड नंबर पर है आर्क टूल। क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे तो ये एक आर्क बन जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट सिलेक्शन पर जाएंगे और फिर आप क्लिक करेंगे तो इनके कर्व हैंडल्स जो हैं वो निकल आएंगे। और उसके बाद आप इन कर्व हैंडल्स को मूव करके इसको किसी भी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। आप जहां पर चाहें इनको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे आए और इसको मूव कर लें। सो इट्स अप टू यू कि आप इस आर्क को किस तरह से एडजस्ट करना चाहते हैं। अच्छा, इसके नीचे स्पाइरल टूल है और आप सिर्फ क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये एक स्पाइरल बना देगा। सही।
और अगर आप सिर्फ क्लिक करेंगे तो ये आपसे उसका डिके पूछेगा कितने परसेंट चाहिए, उसका रेडियस कितना चाहिए, और आपको कौन से स्टाइल में आर्क चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो। अगर आप इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा, और फिर से आप क्लिक करें इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से बन जाएगा। सही है। तो ये है हमारे पास यहाँ पर स्पाइरल टूल। स्पाइरल टूल का अब इतना, यानी कि शेप्स वगैरह जब हम आगे बनाएंगे, कुछ चीज़ें मिक्स करनी हो तो इसमें, तो इस तरह से फॉर एग्जांपल अब ये स्पाइरल बनी हुई, तो आप यहाँ पर आएंगे, ये ऊपर इस जगह में ये 1 पॉइंट लिखा हुआ है 1 pt, इसको आप अगर इंक्रीज करेंगे, इसके साथ इस तरफ देखें स्ट्रोक लिखा हुआ है, तो ये स्ट्रोक का साइज है, तो आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। सही। और उसके बाद यहाँ पर इसके बिल्कुल आगे यहाँ पर ये जो है विड्थ प्रोफाइल है स्ट्रोक की, ये डिफरेंट यहाँ पर स्टाइल में, फॉर एग्जांपल आप ये लगा लें तो ये इस तरह से बन जाएगा। अगर आप कोई और लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये लगाना चाहते हैं तो आप ये लगा लें, ये इस तरह से बन जाएगा। तो ये कुछ ऑलरेडी डिफाइंड जो हैं यहाँ पर, जो स्ट्रोक के स्टाइल्स हैं या उसके वेरिएबल विड्थ प्रोफाइल है वो यहाँ पर रखी हुई है। आगे एक टूल है जिससे आप अपनी मर्जी से इसमें जो है वो, ये जो विड्थ प्रोफाइल है आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी की इसमें जो है वो चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं, अपनी मर्जी के शेप्स बना सकते हैं इसके अंदर, यानी इसकी विड्थ को कहीं से भी आप किसी भी पॉइंट से आप अल्टर कर सकते हैं जहां से मर्जी चाहें पूरी लाइन में से। तो वो इंशाल्लाह आगे जब आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको और ज़्यादा अच्छे से अल्टर कर सकते हैं। अच्छा, इससे इसका साइज बढ़ेगा इस वाले स्ट्रोक के साथ वाले इस पैनल से, और इससे इसका जो है वो, ये इसकी विड्थ प्रोफाइल है, ये इस तरह से समझ लें थोड़ा स्टाइलाइज हो जाएगा, वरना आप यूनिफॉर्म में रखेंगे तो ये इस तरह से आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा इसको इस तरह कर देंगे तो थोड़ा स्टाइलिश लगता है, और ये सब पर जो है वो एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल के आप यहाँ पर लाइन लगा लें। सही। लाइन लगाएं, और उसके बाद सेम चीज़ आप यहाँ पर ये कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है ये आपको दिख नहीं रहा होगा। तो अगर आप इसको सही से देखना चाहते हैं तो साइज को इंक्रीज करें। जब आप साइज को इंक्रीज करेंगे तो आपको सही से नज़र आएगा कि ये विड्थ प्रोफाइल जो है ये क्या करता है, क्योंकि ये समझ लें स्ट्रोक का ही हिस्सा है, और स्ट्रोक्स जो है लाइन हो गया या आर्क टूल हो गया स्पाइरल हो गया, ये मेनली स्ट्रोक्स ही हैं। इसलिए मैं आपको साथ ही बता रहा हूँ इसके बारे में। ये देखें, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से, जिस तरह से ये शेप्स हैं उसी तरह से ये लाइन को उन शेप्स में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ विड्थ की बेस पर, यहाँ पर विड्थ ज़्यादा है लाइन की और यहाँ पर कम है। इसी तरह इसमें अगर देखें तो यहाँ पर भी विड्थ कम है, यहाँ पर भी कम है, लेकिन दरमियान वाले पॉइंट में विड्थ ज़्यादा है। इस वजह से ये इस तरह से डिफरेंट शेप्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक्चुअली में शेप्स नहीं है बल्कि सिर्फ लाइन्स ही हैं। कोई चीज़ भी आप जब लाते हैं और इस तरह के जो लाइन के फंक्शंस हैं या स्ट्रोक के फंक्शंस जब आप अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद ये देखें, अगर आप इसके साइज के साथ या कोई और चेंजेस करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो सकते हैं। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपने बहुत सारी इस तरह से चीज़ें बनाई हैं और आप देखना चाहते हैं कि ये एक लाइन है, यानी लाइन के ऊपर कोई फंक्शन अप्लाइड है, या कि ये एक शेप है। फॉर एग्जांपल मैं इस शेप को, एक बार मैं इसको शेप में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सही। चलेंगे, देखेंगे ये शेप बन गई और ये लाइन है। सही है। अगर आप किस तरह पता चलेगा कि ये सिर्फ लाइन है और ये शेप है, तो आप कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सिर्फ लाइन है और ये शेप है। कंट्रोल वाई को दोबारा प्रेस करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। तो इस तरह होता है कि जब हमें एडजस्टमेंट करनी होती है ना, जब बहुत ज़्यादा लाइंस होती हैं और इस तरह से अगर हम उनमें कलर होता है स्ट्रोक में या फिल में, तो वो क्या होता है कि उनसे पता नहीं चलता है कि कहाँ पर लाइन है। वो सही से आप देख रहे हैं कि लाइन दरमियान में है, जबकि कलर ऊपर और नीचे तक गया हुआ। ये देखिए, लाइन जो है वो सिर्फ दरमियान में है, जबकि कलर ऊपर और नीचे तक गया हुआ। ये देखिए, ये देखिए, सिर्फ दरमियान में लाइन है। और इससे क्या होता है कि ये लाइन को अगर हम किसी और लाइन के ऊपर एडजस्ट करना चाहें, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है और मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट रख देता हूँ, अब आप चाहते हैं कि आप लाइन के ऊपर इस लाइन को एडजस्ट करें, तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे वाली लाइन कहाँ है। लेकिन आप जब कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये दोनों आपको बिल्कुल लाइन दिखाई देंगी और आप इनको आराम से
एडजस्ट कर सकते हैं और फिर से आप ये देखें अब ये एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली एडजस्ट हो गई हैं। सही है, तो ये एक और समझ लें ट्रिक थी। आगे चलते हैं। यानी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपके वर्क फ्लो को इंक्रीज करती हैं। मैं ये चीज़ें आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, इनको नोट करते जाएं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें। और इनमें जो है एक ये साइज हो गया, ये विड्थ प्रोफाइल हो गया, और कंट्रोल वाई प्रेस करने से जितने भी हमारे पास लाइंस हैं वो सारे नज़र आते हैं। अगर कोई इमेजेस होंगे या इस तरह से कोई चीज़ होगी जो बाहर से लाई होगी आपने, यानी कि वेक्टराइज नहीं होगी, वो वेक्टर चीज़ नहीं है, तो वो कंट्रोल वाई करने पर नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर सिर्फ जो लाइंस या जो शेप्स बने होंगे वेक्टर के अंदर सिर्फ वही नज़र आएंगे। अच्छा जी, इसके नीचे चलते हैं। इससे नीचे हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड है। अगर आप क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से एक ग्रिड सा बना देगा। इसका क्या काम है? इसका काम हम इंशाल्लाह आगे कुछ टूल्स जब आएंगे तो उनके साथ इसका कंबाइन काम है। तो डिफरेंट शेप्स किस तरह क्रिएट होते हैं, कोई एक नई शेप दो चीज़ों को चार चीज़ों को मिक्स करना, और जब आप आगे आगे जब आपको काम मिलेगा लोगों के बारे में तो फिर आप को वो काम जो है वो मोस्टली ग्रिड्स पर करना होता है, क्योंकि ग्रिड्स जो है वो बैलेंस होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इस सेल, ये समझ लें एक सेल बना हुआ है, तो इसका और इसका इसका इन सब का एक ही साइज होता है। इसलिए अगर आप इनको यूज करेंगे तो ये जो भी शेप बनेगा वो बैलेंस में बनेगा, लेकिन अगर आप खुद बनाने जाएंगे उस शेप को रैंडमली पेन से तो वो कभी भी बैलेंस में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं, लेकिन ये इसका पार्ट है सिर्फ इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, वरना फिलहाल इसका यहाँ पर यूज नहीं है। जब आगे टूल्स आएंगे तो फिर मैं आपको उनके साथ इसको दोबारा पढ़ाऊंगा। और बिल्कुल इसके नीचे फिर इसी तरह पोलर ग्रिड है, इसका भी इसी तरह से फिलहाल कोई काम नहीं है और आगे जब टूल्स आएंगे तो उनमें हम लोग देख लेंगे। अच्छा जी, एक और था इसमें एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं। अगर आप क्लिक करते हैं और इसको क्लिक को रिलीज नहीं करते, आपने क्लिक पकड़ा हुआ है, तो अगर आप अपने आपके कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज हैं अगर आप अप वाली दबाएंगे तो इसके जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो ऐड होती रहेंगी, और अगर डाउन की दबाएंगे तो वो माइनस होती रहेंगी। इसी तरह अगर आप राइट की दबाएंगे तो ऐड होंगी वर्टिकल लाइंस, और अगर लेफ्ट की दबाएंगे तो वो माइनस होंगी। सही हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये है हमारे पास टूल, रेक्टेंगल टूल है। ये डिफ़ॉल्ट में आपके पास रेक्टेंगल टूल ही लगा होगा। इससे अगर आप क्लिक और ड्रैग करेंगे तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। और अगर आप चाहते हैं स्क्वायर बने तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि जब आप इस तरह से करते हैं तो आप किसी भी जो भी आप जो लाइंस हैं फॉर एग्जांपल हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो भी हैं उनको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ्रीली है। ये देखें, आप फ्रीली इसको किसी तरह से भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट एक स्क्वायर बने तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और ये एग्जैक्टली स्क्वायर बनेगा। अब ये कोई रेंडमाइजेशन यहाँ पे नहीं करने देगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट को छोड़ दूंगा तो ये देखें ये रैंडमाइजेशन हो रही है, लेकिन ये इस तरह से रैंडमाइजेशन शिफ्ट नहीं करने देगा। अच्छा जी, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है राउंडेड रेक्टेंगल। ये देखें, और इसमें ये पॉइंट्स हैं और आप इनको पकड़ के मूव कर सकते हैं। तो ये देखें रेक्टेंगल जो है वो इसके कॉर्नर्स जो हैं वो राउंडेड है। अब इसमें ये है कि आप डायरेक्ट राउंडेड रेक्टेंगल इससे बना सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट रेक्टेंगल भी बना लेते हैं तो आप इसमें भी पॉइंट्स मिल जाएंगे और आप आराम से राउंडेड रेक्टेंगल इसमें भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके नीचे इलिप्स टूल है। अगर आप इससे करेंगे तो एक सर्कल बनेगा। अब ये बिल्कुल उसी तरह से कि ये फ्री सर्कल है, आप ओवल बना सकते हैं, और जिस तरह से दोनों साइड में इस तरह से भी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरह से ओवल बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जैक्ट सर्कल आए तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और फिर ये देखें, अब आप ओवल नहीं बना सकते, अब सर्कल ही बनेगा। मैं कुछ भी कर लूं ये कभी भी ओवल नहीं बनेगा, ये एग्जैक्टली सर्कल ही बनेगा। ठीक हो गया। तो जब भी आपने एग्जैक्ट स्क्वायर बनाना है या एग्जैक्ट सर्कल बनाना है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना पड़ेगा। उसके बाद इसके नीचे हम देख लें,
तो पॉलीगॉन टूल है। अगर इसको आप क्लिक करेंगे फॉर एग्जांपल, अच्छा ये अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो ये इस तरह से शो होगा। ये देखें, अब आप इसको किसी भी तरह से घुमा के बना सकते हैं, लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एग्जैक्टली इस तरह से बनेगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम शेप्स बनाने जाते हैं इन टूल्स को यूज करके, तो हम शिफ्ट को प्रेस करते हैं, क्योंकि शिफ्ट को प्रेस करने से वो बिल्कुल एक सही अलाइनमेंट में बनता है। अब आप चाहते हैं कि जी ये कॉर्नर जो है ये सिर्फ ऊपर एक कॉर्नर है और बिल्कुल उसके स्ट्रेट नीचे एक कॉर्नर है, तो फिर आप बाद में आराम से इसको सिलेक्शन टूल की मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ये देखें। लेकिन अगर आप इसको रैंडमली बना लेंगे, ये देखें, अगर आप अब इसे रोटेट भी करेंगे शिफ्ट को प्रेस करके, तो ये उसकी रैंडमाइजेशन उसी तरह से रहेगी। ये देखें एग्जैक्टली इसमें और उसमें कितना फर्क आपको नजर आ रहा है। इसलिए जब भी आप शेप्स को क्रिएट करें इनको यूज करते हुए, तो आप कोशिश करें कि आप शिफ्ट को प्रेस करें। अच्छा जी, इस टूल में एक और चीज है। आप क्लिक करेंगे और ये देखें, ये अब हेक्सागोन है, यानी इसके 6 साइड्स हैं या 6 कॉर्नर्स हैं इसके। अब आप चाहते हैं कि इसके कॉर्नर्स कम हो जाएं, तो आप उसी तरह कीबोर्ड के ऊपर जो एरो कीज हैं डाउन की प्रेस करेंगे तो पॉलीगॉन, और फिर स्क्वायर, और उसके बाद ट्राइंगल बन जाएगा। सही है, फिर शिफ्ट शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो आप एग्जैक्टली ट्राइंगल को बना सकते हैं। उसके बाद अब आप चाहते हैं कि जी इससे ज्यादा हो जाए, तो आप फिर उसी तरह से एरो कीज जो है कीबोर्ड के ऊपर, क्लिक को नहीं छोड़ना, क्लिक को पकड़ के रखना। तो आप अप की दबाएंगे तो स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। अब आप चाहते हैं इससे भी बढ़ जाए, तो आप ऊपर वाले की को दबाते रहें और ये बढ़ता रहेगा। सही, इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं वो बढ़ते रहेंगे। ये देखें, ये कॉर्नर्स ही हैं लेकिन काफी ज्यादा हो गए, और आप इसको और भी बढ़ा सकते हैं। आप जितना चाहें उतना इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और उसके नीचे हमारे पास स्टार टूल है। इससे स्टार बनेगा सिंपली। अब शिफ्ट प्रेस करें तो जी ये सीधा स्टार बन गया। लेकिन अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो आप किसी भी कॉर्नर के ऊपर इसको बना सकते हैं। लेकिन फिर याद रखिएगा, जब आप सिलेक्शन टूल लेकर आएंगे तो ये आप शिफ्ट पकड़ के रोटेट भी करेंगे तो ये उसी एंगल्स पर रोटेट होगा और सीधा नहीं होगा। तो इसको सीधा करने के लिए आपको काफी रैंडमली सीधा करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखें, अब जाके सीधा हुआ सही। और ये जो है स्टार था, कुछ शेप्स ऐसी हैं जैसे ट्राइंगल हो गया या हेक्सागोन हो गया, पेंटागन, ऑक्टागन, उनको बिल्कुल इस तरह से रैंडमली सीधा करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसलिए जब भी आप करें तो आप शेप्स को बनाएं तो शिफ्ट को प्रेस करें। अच्छा जी, अब स्टार टूल में भी वही एक बात है। अगर आप इसको क्लिक को पकड़ के ड्रैग करें, एक बार स्टार टूल को सिलेक्ट किया, क्लिक, ड्रैग, अब ड्रैग कर लिया। अब क्या करें, आप डाउन की को प्रेस करें। जो कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज है उनमें से डाउन की को एक बार प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से 4 कॉर्नर्स वाला स्टार बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अगर आप फिर क्या करेंगे, एक बार और इस डाउन की को प्रेस करेंगे तो ये ट्राइंगल बन जाएगा। अब एक और बात है, ट्राइंगल से नीचे ये नहीं जाएगा, ना ये जाएगा ना ही पॉलीगॉन टूल जाएगा। ट्राइंगल एंड है, उससे नीचे तो फिर स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी। तो स्ट्रेट लाइंस ये नहीं बनाता बल्कि शेप्स बनाते हैं ये टूल्स, इसलिए ये ट्राइंगल से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन ये स्टार से ऊपर जाएगा, तो आप जितनी बार दबाते जाएंगे अप की, तो उतने ज्यादा कॉर्नर इसमें ऐड होते रहेंगे। तो जितने भी आप इसमें कॉर्नर ऐड करेंगे इसमें उतने कॉर्नर ऐड हो जाएंगे। तो ये देखेंगे इस तरह का कुछ शेप सा बन गया। और फिर आप अब इसके बाद आप इसको यहाँ पर एडिट नहीं कर सकते कि आप इसके, अगर आप चाहते हैं कॉर्नर कम हो जाएं या ज्यादा हो जाएं तो अब आप नहीं कर सकते। बल्कि उसके लिए क्या है कि जब आपने क्लिक किया होगा, क्लिक आपने छोड़ना नहीं है। अगर आपने क्लिक छोड़ दिया तो फिर वो एडिटेबल नहीं रहेगा। अब देखेंगे ब्लू सी लाइन लगी हुई है, जब आप छोड़ देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगी। जब ये ब्लैक हो जाएगी तो फिर इसके कॉर्नर यहाँ से कीज से कंट्रोल नहीं हो सकते जब तक ये ब्लू है, क्योंकि आपने क्लिक को पकड़ा हुआ है।
अब आप क्या करेंगे, डाउन एरो की को प्रेस करते रहेंगे और ये कम होते रहेंगे। तो आप जितने भी कम करना चाहें उतने आप यहाँ पे कम कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट शेप्स जो हैं आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट वाली शेप जो है वो फ्लेयर टूल है। मुझे पता नहीं, कभी इसका कोई सही से समझ नहीं आया कि वाई ये है ही क्यों। सही, ये इस तरह की एक अजीब सी शेप बनाता है एंड दैट्स इट, और इसमें कुछ नहीं है। ये देखें, उसी तरह इसमें भी आप अप और डाउन एरो कीज को प्रेस करके इसके जो ये देखें आपको लाइंस नजर आ रही होंगी, ये इस तरह से लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। बस इसका यही काम है। ओवरऑल ये इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, क्योंकि ये देखेंगे सन जैसा बीच में कुछ स्ट्रक्चर बना देता, लेकिन ओवरऑल इसका इतना यूज नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं शेप्स वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें एक तो रेक्टेंगुलर है, ये शेप सबसे ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाली शेप एलिप्स है, यानी हमें सर्कल्स बनाने होते हैं दो। और उसके बाद हमारे पास जो है वो ये पॉलीगॉन है। और पॉलीगॉन में इसलिए है कि हमें इसमें इसमें हम ट्राइंगल बना सकते हैं, इसमें हम स्क्वायर बना सकते हैं, और पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन जो भी आप बनाना चाहें वो इसमें बन सकता है। तो ये तीन टूल जो हैं ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली कहीं पर स्टार चाहिए तो आप फिर स्टार टूल को यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो वो जितने भी कोनों वाला स्टार आप बनाना चाहें इससे बना सकते हैं, या इससे रेक्टेंगल भी बन सकता है। लेकिन रेक्टेंगल चूंकि हमारे पास जो है वो पॉलीगॉन टूल से भी बन सकता है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ पॉलीगॉन टूल का ही यूज करते हैं। तो आज की क्लास में हमने देखा कि बेसिक शेप्स जो हैं वो किस तरह से बनती हैं। इसमें हमारे पास हमने सबसे पहले देखा लाइन टूल को, कि लाइन टूल किस तरह से काम करता है, कि इससे सिंपल लाइनें बनेंगी, क्लिक ड्रैग करेंगे तो लाइन बन जाएगी, क्लिक ड्रैग। और ये देखें टेढ़ी लाइन है, इसको आप सीधा करना चाहें तो शिफ्ट को प्रेस कर दें और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास आर्क टूल था, और फिर क्लिक ड्रैग और फिर ये इस तरह आर्क बना देता, और फिर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाते थे। इसको क्लिक करने पर इसके हैंडल्स जो हैं वो निकल आते हैं, और आप इन हैंडल्स को कहीं भी मूव करके इस शेप को जिस तरह से भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। ताकि ये जो इसके एंकर पॉइंट हैं, ये जो ये यहाँ जो स्क्वायर से बने हुए हैं स्मॉल, ये ब्लू वाले, यहाँ पे अगर जो सिलेक्ट होगा तो ब्लू होगा, सिलेक्ट नहीं होगा तो वाइट होगा। तो आप इनको भी मूव कर सकते हैं जिस तरह से चाहें, और उसके बाद आप कर्व हैंडल्स को जहाँ पर एडजस्ट करना चाहें इसके साथ आप कॉर्नर्स को एडजस्ट, कर्व हैंडल्स को एडजस्ट कर सकते हैं। उससे शेप जो है वो चेंज होता रहेगा। उसके बाद फिर हमने इसके नीचे देखा स्पाइरल टूल, इससे ये एक स्पाइरल बन जाता था। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह आप साइज को चेंज कर सकते हैं, और फिर मैंने बताया कि किस तरह आप इनके विड्थ प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा ये यूनिक लगता है। ठीक है, और यही चीज़, ये विड्थ प्रोफाइल ये सब चीज़ों पर अप्लाई हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं इसका साइज इंक्रीज करता हूँ और फिर मैं इस पर विड्थ प्रोफाइल लगाता हूँ, तो ये देखें ये इस तरह से वर्कआउट करेगा। और ये सब पर एप्लीकेबल है, जितनी भी क्लोज्ड शेप्स हैं हमारे पास, क्लोज्ड हों या ओपन हो। जिस तरह ये आप देख लेंगे ओपन है, स्पाइरल कहीं से भी क्लोज नहीं, कोई भी पॉइंट एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहा, बल्कि सारे पॉइंट्स जो हैं वो अलग अलग है। इसी तरह लाइन टूल था, आर्क टूल था, ये क्लोज शेप्स नहीं है, ओपन है, इन पर अब एप्लीकेबल है। इसी तरह क्लोज शेप्स के ऊपर भी ये उसी तरह से एप्लीकेबल है। लेकिन अगर आप इस तरह से लगाएंगे तो ये आपको सही से नजर नहीं आएगा जब तक आप इसका साइज इंक्रीज नहीं करेंगे। जब साइज इंक्रीज करेंगे तो ये आपको नजर आएगा कि ये किस तरह से अप्लाई हो रहा है। सही है, फिर आप इसके साइज को इंक्रीज कर दें। ठीक है, और उसके बाद जो है हमने देखा इसमें जो है वो रेक्टेंगल ग्रिड था, और इसको आप इस तरह से ग्रिड बना सकते हैं। इसका मैंने कहा था कि रेक्टेंगल और पोलर ग्रिड का जो है वो आगे टूल्स जब आएंगे तो हम तब इनको सही से पढ़ पाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इनका कोई काम नहीं है। उसके बाद हमने फिर देखा कि किस तरह से रेक्टेंगल बनाते हैं, किस तरह से राउंडेड रेक्टेंगल है, किस तरह से एलिप्स है, किस तरह से पॉलीगॉन है, और किस तरह से स्टार टूल है, और फिर किस तरह से यूज होता है
फ्लेयर टूल, इसमें मैंने बताया था कि आप पॉलीगॉन टूल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं। जब आप ये बना लेते हैं तो आप अप एरो कीज को प्रेस करेंगे जो कीबोर्ड के ऊपर होती हैं, तो इसमें कॉर्नर ऐड होते जाएंगे, और जब डाउन एरो कीज को प्रेस करेंगे तो कॉर्नर जो है वो माइनस होते जाएंगे, जब तक कि ये एक ट्राइंगल ना बन जाए। ट्राइंगल से कम कोई भी शेप नहीं होती, ट्राइंगल से कम होगा तो वो बिल्कुल टू एंगल्स में तो वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो स्ट्रेट लाइंस ये बनाते नहीं है टूल, ये जो है शेप बनाते हैं ये टूल्स, तो इसलिए वो ट्राइंगल से नीचे नहीं जाएगा। तो इसी तरह इस पर भी ये साइज आप इंक्रीज करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जिस तरह से भी इसको अप्लाई करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, क्या दोबारा बताना है? पेन टूल से जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं और क्लिक करते हैं, तो पेन टूल तो ये काम जो है कर्वेचर टूल करता है कि, और पेन टूल वो आगे लाइन जो है वो उसको कंटिन्यू रखता है। तो आप एस्केप प्रेस करेंगे तो वो उस लाइन को छोड़ देगा। जी नहीं नहीं, जब आप क्लिक करके रखेंगे तो शिफ्ट को आपने दबाना है और क्लिक को छोड़ देना है। अगर आप शिफ्ट को पहले ही छोड़ देंगे क्लिक से तो शेप जो है वापस रैंडम हो जाएगा, लेकिन अगर शिफ्ट को पकड़ के रखेंगे क्लिक को पहले छोड़ेंगे तो शेप जो है वो स्ट्रेट बनेगा। अच्छा, मैंने कहा था कि आप एस्केप प्रेस करेंगे तो वो पेन टूल जो है वो अगले जो कंटिन्यूअस लाइन है उसको छोड़ देगा। जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी, देख लें शिफ्ट और माउस वाला जो पॉइंट है इसको आप देख लें एक बार से। मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को ले आता हूँ। अब मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट को प्रेस करूँगा। सही, अगर मैं शिफ्ट को प्रेस नहीं करता तो इस तरह से मैं बना सकता हूँ, ओपनली ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन अगर मैं स्क्वायर बनाना चाहता हूँ तो मैं क्लिक ड्रैग और शिफ्ट को प्रेस करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, क्लिक को छोड़ दूंगा तो ये यहाँ पर एग्जैक्टली हमारे पास स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अगर मैं क्या करूंगा, पहले शिफ्ट को छोड़ के फिर क्लिक को छोड़ूंगा तो उससे क्या होगा, ये देखें, अगर मैं शिफ्ट को छोड़ता हूँ तो ये देखें, एक बार फिर से देखें, मैं सबको हटाता हूँ, ये देखें, ये अब मैं शिफ्ट को प्रेस करूंगा, ये देखें ये स्क्वायर बन गया। शिफ्ट को छोड़ दूंगा तो ये वापस से रेक्टेंगल बन जाएगा। सही है। तो इसलिए आप अगर स्क्वायर बनाना चाहते हो शिफ्ट को प्रेस करके क्लिक को छोड़ दें, तो उसके बाद शिफ्ट को छोड़ दें तो आपके पास इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा। या अगर आप लाइन टूल में करना चाहते हैं, स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं, तो भी आप क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और ये देखिए शिफ्ट को छोड़ेंगे तो ये लाइन वापस आ जाएगी और उसी तरह से टेढ़ी हो जाएगी। इसीलिए आप क्या करेंगे कि अब क्या करेंगे, पहले क्लिक को रिलीज करेंगे और फिर शिफ्ट को छोड़ेंगे। जी जी जी, आप कर सकते हैं सबमिट, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, कोई ऐसी कोई स्ट्रिक्ट क्लास नहीं हो रही है कि जहाँ टीचर जो है पनिश करेगा। मैं बस यही चाह रहा हूँ कि आप लोग जो हैं वो प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करें। तो आप सबमिट करवा सकते हैं, आज सबमिट करवा दें असाइनमेंट को, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, एनी अदर सर, क्वेश्चन? सर वो जी जी कल वाली कमेंट की पिक्चर मैंने मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड की है, जो मतलब हमने वो टेक्स्ट ओवर टूल पढ़ा था ना, तो उसमें सर जी ये था कि मतलब है कि मैंने 2022 इंस्टॉल किया तो उसमें सिर्फ वो तीन चीजें आ रही है, एक कर्व वाला, एक जो है ना हॉरिजॉन्टल वाला, और एक जो है ना वो सिंपल। तो वो 2022 में सिर्फ तीन है, तो वो मैंने सेंड कर दिए सर। मतलब आप चेक, आपने सर चेक किए नहीं चेक किए, मतलब है कि उसमें ज्यादा नहीं है क्या, चेक करें? नहीं, मैंने चेक नहीं किया। कौन से आप तीन की बात कर रहे हैं? ये कल वाली जो थी ना, जिसमें हम टेक्स्ट लिखते थे ना, जिसमें हॉरिजॉन्टल भी थी, जी जी वर्टिकल भी था, और मतलब है कि एक वो कर्व में भी था ना,
तो जी जी उसमें जो है ना, जी जी, इसमें सर जी मैंने मेरे सिर्फ तीन है। एक टाइप टूल है, एक टाइप अनपाथ टूल है, और एक वर्टिकल टूल है। 2022 मतलब मैंने इंस्टॉल किया है। जी जी, सही है। मैंने जी जी आपको यही कहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो टाइप टूल है और टाइप ऑन पाथ है, और कोई आपको जी, काम इतना नहीं देगा। सबसे और ज्यादा उसमें काम जो हम तीसरा करते हैं, वर्टिकल है बस। जी जी, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ये दो हैं। एक टाइप टूल है, इससे हम हॉरिजॉन्टल टाइपिंग करते हैं, क्योंकि हम हॉरिजॉन्टली ही टेक्स्ट को लिखते हैं, या अगर हम किसी पाथ के ऊपर लिखना चाहते हैं तो हम टाइप ऑन अ पाथ टूल है। बस यही दोनों टूल सबसे ज्यादा यूज होते हैं, टाइप टूल एंड टाइप ऑन अ पाथ टूल। बस इसके अलावा अगर कोई नहीं भी है, मिसिंग भी है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, और कोई क्वेश्चन? थैंक यू सर, बस यही था। मैंने कहा उसमें कम आ रहे थे जी और इसमें मतलब जी, ज्यादा आ वो रहे कोई थे, तो मसला नहीं है, वो इतना मसला नहीं है। बस ये सबसे ज्यादा दोनों यही दो यूज होने वाले हैं बस। थैंक यू सर। बस उस पे सर जी प्रैक्टिस मैंने किया था, मैंने पिक्चर सेंड की है व्हाट्सएप पे। जी, डॉक्टर गेमिंग, हमने लिंक शेयर किया था ग्रुप में, आप उस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप वेबसाइट्स हैं एक दो, जैसे कि iGetIntoPC.com है और GetIntoPC.com है। तो वहाँ पे चले जाएं, वहाँ से आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। वहाँ जाएं और सर्च में लिखें एडोबी इलस्ट्रेटर 2018 लिख लें, 19 लिख लें, 20 लिख लें, आपको जो भी उनमें से मिल जाए उसे डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल कर लें। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छा जी, सब कुछ क्लियर है। चलें जी, आप लोग इसकी प्रैक्टिस को जारी रखें, और इंशाल्लाह आगे जो है वो मैं इसी तरह से लेकर चलना चाहता हूँ कि सब चीज़ें जो हैं वो आसान रहें और सबको समझ आ जाए, क्योंकि सबका हो सकता है कि बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर से ना हो। तो लेकिन इस तरह से मैं चाहता हूँ कि सब जो है वो साथ साथ चलते रहें, ऐसा कोई पीछे ना रह जाए। तो अ, मैं इसको खुद इजी लेकर चल रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे जब थियरीज में आएंगे तो थोड़ा जो है उसको समझने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो ज़रा ज़्यादा हैवी टाइप की चीज़ें। अच्छा जी, हम इस सेशन को ख़त्म करने, मेरा तो इरादा ये है कि 3 से 4 वीक में जो है वो हम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लें, और उसके बाद 1 वीक आई गेस जो है वो थियरीज के लिए उसको लेंगे, और उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी। और ये याद रखिए कि जब आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे कोर्स, तो हम तकरीबन 1 डेढ़ महीना प्रैक्टिस करेंगे कंटिन्यूस। तो आपको खुद ही जब आप कंप्लीशन में होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि प्रैक्टिस करनी कितनी ज़रूरी है। आप 1 डेढ़ महीना प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स बन जाएंगे। जी, क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म हो रहा है, तो आपको असाइनमेंट वगैरह सब मिल जाएगा। आप इसको प्रैक्टिस को जारी रखें, और इंशाल्लाह हम लोग जो है इसको फिर आगे जिस तरह आगे आगे टूल्स आते रहेंगे, ब्रशेस हो गए, या यहाँ पर शेपर है, और इस तरफ इरेजर टूल्स हैं, और फिर ये नीचे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ पढ़ाता जाऊँगा। आज के लिए यही थी क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।